प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे किसी जाति की कुंडली में सर्प योनि हो तो उसका क्या प्रभाव होता है और काल सर्प दोष में अन्य कुछ महत्वपूर्ण अशुभ योग होने से वह काल सर्प दोष कैसा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो बड़ी उत्साह से देखे और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से आगे भी देखते रहेंगे। धन्यवाद। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जातक का जन्म 15/8/1982 सुबह 7 बजे मृगशिरा नक्षत्र में हुआ। वह रविवार कृष्ण पक्ष एकादशी थी। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 12 अंश 40 अंश विद्वान है। बुध लगन में विराजमान है 17 डिग्री लेकर के 25 मिनट। द्वितीय भाव में शनि कन्या राशि में 24 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में तुला राशि में गुरु और मंगल 13, 11, 10 डिग्री विराजमान है। पंचम भाव में केतु धनु राशि में 17, 41 लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मिथुन राशि में राहु 17 डिग्री, चंद्रमा 2 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं द्वादश भाव में कर्क राशि में सूर्य 18, 28 डिग्री और शुक्र 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह सिंह लगन की कुंडली बनी और सिंह लगन में मैंने ग्रहों की स्थिति बताई। दर्शकों जातक का जन्म नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। ज्योतिष में जिस जातक का जन्म नक्षत्र मृगशिरा हो और रोहिणी नक्षत्र हो उनका ऐसा माना जाता है कि उनकी योनि सर्प है। योनि सर्प के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस जातक की पूर्व जन्म में सर्प काटने से मृत्यु हो जाती है उस जातक की सदगति नहीं होती और वह मनुष्य रूप में बिना विष के जन्म लेता है और वह संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है। उसकी सदगति नहीं होती, ऐसा भविष्य पुराण में बताया गया है, ऋग्वेद में भी बताया गया है। तो कुंडली में काल सर्प होना एक अलग बात है, लेकिन जिस जातक की योनि सर्प है ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो वह भयंकर काल सर्प योग माना जाता है। उसके अलावा जिसकी कुंडली में भी साधारण काल सर्प योग है, काल सर्प योग एक आम बात है। काल सर्प योग भी प्रबल पित्त दोष माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, दर्शकों आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है और उस काल सर्प योग में कुछ ये अशुभ योग हैं तो वह काल सर्प योग बहुत प्रभावी और संघर्ष में जीवन बताएगा। आइए उनको विचार करते हैं क्या है अशुभ योग। दर्शकों पहला मैंने बताया योनि सर्प। काल सर्प योग कुंडली में हो या ना हो, लेकिन जिस जातक की योनि सर्प है वो तीव्र काल सर्प योग माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा जातक का, मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो वह तीव्र प्रभावी काल सर्प योग माना जाएगा, चाहे ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो। उसके बाद काल सर्प योग हो और काल सर्प योग में चांडाल योग हो गुरु और राहु का, काल सर्प योग हो, काल सर्प योग में ग्रहण योग हो सूर्य राहु का, चंद्रमा राहु का, सूर्य केतु और चंद्रमा केतु का, तो प्रभावी काल सर्प योग माना जाएगा। काल सर्प योग में केंद्रम योग भी संघर्ष में जीवन देने वाला होता है। शुक्र प्लस राहु भोखंड योग की युति अगर काल सर्प योग में बन रही है वह भी काल सर्प योग प्रभावी माना जाएगा। मंगल राहु का अंगारक योग अगर किसी भी काल सर्प योग में यह युति बन रही है तो वह काल सर्प योग तीव्र प्रभावी एवं अशुभ अधिक माना जाएगा। बुध प्लस राहु का जड़त्व योग किसी भी काल सर्प योग में अगर बुध राहु से पीड़ित है वह भी काल सर्प योग प्रभावशाली अत्यंत प्रभावशाली माना जाएगा। शनि राहु का शापित योग नंदी योग अगर शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि के साथ राहु है तो वह शापित योग माना जाएगा। ऐसा काल सर्प योग अत्यंत प्रभावी काल सर्प योग माना जाता है। तो मैंने आपको कुछ ये अशुभ योग बताए। अगर किसी की कुंडली में कोई भी लगन हो, कहीं भी काल सर्प योग बन रहा है, अगर ये इस प्रकार के योग हैं
तो वह काल सर्प योग बड़ा तीव्र प्रभावी और अत्यंत दुखदायी बनता है। काल सर्प योग कई तरह से बनता है। काल सर्प योग सभी ग्रह अगर उसकी परिधि में आ जाते हैं तो भी काल सर्प योग बनता है। एक ग्रह बाहर हो जाता है तो आंशिक बोला जाता है, लेकिन अंशों के हिसाब से अगर राहु केतु के अंश ज्यादा है तो वो भी प्रबल काल सर्प योग माना जाता है। दूसरा, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से अष्टम राहु और केतु हो तो भी काल सर्प योग माना जाता है। राहु से शनि की भी अशुभ दृष्टि, दशम दृष्टि, वो भी काल सर्प योग मानी जाती है। छठे, आठवें, 12वें भाव में राहु केतु, वो भी काल सर्प योग माना जाता है। ग्रहों की स्थिति कैसे भी हो, अगर केंद्र में राहु केतु हो तो भी काल सर्प योग माना जाता है। तो काल सर्प योग के अन्य कई हैं जो कि काल सर्प योग माना जाता है, उसमें ग्रह की स्थिति कैसे भी हो। लेकिन साधारण तौर पर हमारे विद्वान साधारण तौर पर ये कह देते हैं कि अगर संपूर्ण ग्रह राहु केतु की परिधि में है तो वो प्रकाश में और प्रभावशाली सर्प योग माना जाता है। आंशिक काल सर्प योग भी काल सर्प माना गया। ये बिंदु अगर उस काल सर्प योग में है, ये अशुभ योग उस काल सर्प योग में है, तो वह काल सर्प योग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दर्शकों, जातक का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा कन्या, मृगशिरा मिथुन राशि में नक्षत्र आता है। चंद्रमा, मैंने यहां पर वृश्चिक राशि और मिथुन राशि दो बनाए क्योंकि वृश्चिक राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है और वृश्चिक राशि में मृगशिरा नक्षत्र के भी दो चरण आते हैं। वृश्चिक राशि में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, वृश्चिक राशि में मृगशिरा के दो चरण आते हैं। उसके बाद मिथुन राशि में मृगशिरा के दो चरण आते हैं। ये रोहिणी और मृगशिरा का जो भी क्षेत्र है वृश्चिक राशि में और मिथुन राशि में, इन दोनों में ये रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र की स्थिति है। इसमें जब चंद्रमा होता है तो रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में, तो उसकी योनि सर्प मानी जाती है। इस कंडीशन में ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, तीव्र काल सर्प योग बनता है। और अगर सर्प योनि हो और फिर भी काल सर्प योग बन रहा है तो आप ये समझिए डबल काल सर्प योग है, वह अत्यंत ही कष्टदायी काल सर्प योग बनता है। ये मैंने आपको पूरे काल सर्प योग और इस सर्प योनि के विषय में बताया। जातक की कुंडली में विचार करते हैं। जातक की योनि सर्प है, क्यों? मृगशिरा नक्षत्र में हुआ जातक की योनि सर्प है और सभी ग्रह राहु केतु के परिधि में है। सामान्य तौर पर भी काल सर्प योग बन रहा है। चंद्रमा 2 डिग्री लेकर राहु से आउट है, लेकिन राहु के 17 डिग्री है, संपूर्ण काल सर्प योग माना जाएगा। इस जातक की कुंडली में राहु केतु में सभी ग्रह हैं, काल सर्प वैसे ही बन गया और सर्प योनि है और दुखदायी बन गया। आगे और जो ग्रह पीड़ित होगा तो उसमें और दुखदायी बन जाएगा। दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली है। जातक अनुशासन प्रिय होता है, आत्मविश्वासी होता है, शरीर का गठन उसका ठीक होता है, स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है क्योंकि सिंह लगन है, तेज स्वभाव वाले होते हैं। बात करें तो सूर्य की, सूर्य प्रबल पितृदोष अच्छे विचार, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में प्रबल पितृदोष अच्छे विचार, परंतु आचरण थोड़ा कम हो सकता है जिससे जीवन में परेशानी हो सकती है, खर्च अधिक, राजपक्ष से परेशानी हो सकती है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव में है, मृगशिरा नक्षत्र में, कम खर्च करने वाला, जिसे कंजूसी वृत्ति का भी कह देते हैं। खर्च करता है परंतु उस समय बीत जाने के बाद। ऐसा जातक कब पैसा खर्च करता है, जब करना चाहिए तब नहीं खर्च करेगा और उसके बाद में करेगा तो उसका खर्च करने का कोई फायदा नहीं रहता, वो पैसा बेकार हो जाता है। मंगल, बात करें तो मंगल 9 भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। सिंह लगन के लिए मंगल प्रबल योग कारक है। मंगल तीर्थ भाव में मंगल बली माना जाता है। जातक को भाई बहन का सुख मिलेगा, पराक्रम वृद्धि होगी, भूमि मकान का सुख मिलेगा और चतुर्थ दृष्टि षष्ठम भाव पर है, शत्रु पर प्रभावी रहेगा। सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर है, भाग्य का ऊंचा उठाएगा और अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर है और व्यवसाय में भी प्रगति देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी और धन का स्वामी है और बुध लगन में है। बुध लगन में 17 डिग्री 25 लेकर के बलवान स्थिति में बैठा हुआ, धनी होगा, विवेकी होगा, सम्मानित होगा, भोगी होगा और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। स्त्री का पक्ष और व्यवसाय का पक्ष अच्छा होगा क्योंकि बुध अपने मित्र कुंभ राशि में देख रहा है। शनि की राशि कुंभ है और बुध देख रहा है, बुध शुभ ग्रह, तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष और व्यवसाय का पक्ष भी अच्छा होगा।
अब बात करते हैं गुरु की। गुरु पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। पराक्रमी होगा, तृतीय भाव में है, पराक्रमी होगा गुरु, तृतीय भाव पराक्रमी होगा। स्त्री के सुख में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, भाग्य की उन्नति होगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, अच्छा होगा। और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, थोड़ा जिद्दी किस्म का होगा और वो अपनी जिद्दी करके अपना नुकसान कर लेता है, ऐसा बालक होगा। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। खर्च अधिक, बाहरी संबंध, पिता व भाइयों के पक्ष में हानि, कपड़ों पर विशेष खर्च करेगा क्योंकि शुक्र 12वें स्थान पर है। शुक्र कपड़ों को पहनने का शौकीन होगा, बार बार शीशा देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। ऐसा बालक कमजोर घर में भी, गरीब घर में भी धनी बनेगा। बात करते हैं शनि की। शनि छठे और सातवें भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। लाभ हानि, कुटुंब के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख की कमी, मकान की कमी। और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, जीवन में कष्ट। और दसम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है तो आमदनी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। आमदनी के विशेष में विशेष सफलता, कभी आकस्मिक लाभ तो कोई परेशान भी। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि से राहु तृतीय भाव को देख रहा है। राहु की 17 डिग्री है, यहां पर गुरु है, गुरु प्रभावित हो रहा है। राहु से गुरु प्रभावित हो रहा है, राहु से मंगल भी प्रभावित हो रहा है। तो गुरु और मंगल दोनों पीड़ित है। गुरु और मंगल दोनों भाग्य भाव को देख रहे हैं। जो पीड़ित ग्रह है वो भाग्य भाव को देख रहा है तो अपना पूरा फल दे नहीं पाएगा। यहां पर गुरु का चांडाल योग भी बन गया दृष्टि द्वारा और गुरु का और मंगल का अंगारक योग भी बन गया। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि से राहु शिक्षा में कमजोरी लाएगा और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो ऐसे जातक की पति पत्नी या जीवन साथी पुरुष की जातक की कुंडली है तो स्त्री उसकी रोगिणी होगी, रोग लगेगी। बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में, शिक्षा विधि संतान में कमजोर होगी। पंचम दृष्टि भाग्य पर, भाग्य की हानि होगी, उतार चढ़ाव आएगा। और लगन पर नवम दृष्टि है, लगन में घबराहट होगी। ये हमने बालक का बताया। अब बात करते हैं केतु पंचम भाव में, राहु एकादश भाव में। इस प्रकार पद नामक काल सर्प योग बनता है। जब राहु केतु की स्थिति एकादश भाव और पंचम भाव में हो तो पद नामक काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प योग के प्रभाव से जातक को संतान के पक्ष में, विद्या के अध्ययन में, शिक्षा में रुकावट, गुप्त शत्रु की चिंता, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं, लाभ में रुकावट, मन में हमेशा चिंता, जीवन में संघर्ष और हमेशा असफलता का मार्ग देखना पड़ता है। कितना भी परिश्रम कर लो उसको सफलता नहीं मिलती। ये इस पद नामक काल सर्प योग का प्रोग्राम है। मैंने वही पहले बताया था कि पद नाम काल सर्प योग भी है, सर्प योनि भी है और मंगल और राहु से पीड़ित भी है। यह काल सर्प को साधारण ना होकर के और कष्टमयी काल सर्प बन गया क्योंकि राहु भी पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो गया और सर्प योनि हो गई। तो एक तो काल सर्प योग, दूसरा सर्प योनि, फिर राहु भी पीड़ित, मंगल भी पीड़ित। तो जैसे मैंने पहले बताया, भविष्य पुराण में एक वर्णन मिलता है कि ऐसे पुरुष की सर्प काटने से पूर्व जन्म में मृत्यु हुई थी, उसका जन्म सर्प योनि में होता है और उसकी सदगति नहीं होती है। भगवान उसका जन्म मनुष्य को योनि में उतार देते हैं और उसकी आत्मा जो है निर्विष होती है, वो सर्प योनि में जन्म ले लेती है। ऐसा आदमी सभी प्रकार की परेशानियों को सहन करता है और उसमें लाभ में, घर में हर तरह से रुकावटें आती है। ऐसे आदमी को शास्त्र बताता है हर साल सावन में नागपंचमी के दिन उसकी पूजा करनी चाहिए। इसका खास और एक उपाय है, जिसकी सर्प योनि हो। काल सर्प योग की तो साधारण दोष निकाल लेते हैं। अक्सर क्या करते हैं हमारे दर्शक कि काल सर्प योग है, काल सर्प दोष को निकाल देते हैं। लेकिन काल सर्प दोष में अगर ये योग है, चांडाल योग है, ग्रहण योग है, केमद्रुम योग है, शुक्र राहु है, मंगल राहु है, बुध राहु है, शनि राहु है, ये सारे उस काल सर्प योग में ये अशुभ ग्रह हैं।
अगर इनकी शांति नहीं हुई तो उस काल सर्प योग निकालने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इनकी भी शांति निकालना बहुत आवश्यक है, जो मैंने के 7 बिंदु लाए। और सर्प योनि के लिए जातक को नाग बलि श्राद्ध करना ही चाहिए। बिना नाग बलि श्राद्ध किए हुए सर्प योनि से पीछा नहीं छूट सकता। और यह बात जो विदित है, नाग बलि श्राद्ध अकेला नहीं होता, नारायण बलि श्राद्ध के साथ ही नाग बलि श्राद्ध किया जाता है। ऐसे जातक को इस तरह से अपना उपाय करके अपना जीवन उसको ठीक किया जा सकता है। गुरु राहु का चंडाल योग निकाले, मंगल राहु का अंगारक योग निकाले, ये सारे निकालने के बाद राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया है, जो कुंडली राहु से पीड़ित होती है उसका उपाय सहज है, क्योंकि राहु हमारा पूर्वज का प्रतिनिधि करता है। हमारे पूर्वज कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, सिर्फ जरूरत है हमको उनको यथाउचित सम्मान देने की, उनके प्रति जो हमारी क्रियाएं उनको करने की, क्योंकि वो हमारे बाप दादा परदादा हमारे पूर्वज हैं। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जिस घर में भगवान का जाप होता है और अनुष्ठान किए जाते हैं, तो वहां पर भगवान भी ये कहते हैं कि देखो इनके वंशज हमारा घर में नाम ले रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं, उसका भी क्रेडिट हमारे पूर्वजों को जाता है जो हमारे पितृ योनि में हैं। और जो अशुभ योनि में भटक रहे हैं वो तो अपना संघर्ष में जीवन कर रहे हैं। पितृ वो है जो पितृ योनि में है, जो अशुभ योनि में है वो प्रेत योग और भूत प्रेत योनि या वेरियस अलग योनि में होते हैं, वही हमको परेशान करते हैं। पितृ कभी हमको परेशान नहीं करते। दर्शकों, मैंने इस छोटे इस वीडियो में आपकी राह आसान करी कि ये काल सर्प दोष की हर एक की कुंडली में होता है, तकरीबन सभी घरों में होता है। तो ध्यान रखिए, अब जो भी ये अशुभ योग हैं उनकी भी शांति कराना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी राह आसान नहीं होगी। दर्शकों, जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है। काल सर्प दोष वित्त दोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है, जिसको करानी है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कुंडली का गहन अध्ययन करके 20-25 पेज की हाथ से लिखी पत्रिका लिखता है, जिसको लिखाने लिख सकता है, वो पूरे जिंदगी का निचोड़ कर देता है। विश्व ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप द्वारा जातक की राह आसान करने के लिए भेजता है। विश्व ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं है, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरा वीडियो को शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपसे यही उम्मीद होती है ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो। धन्यवाद।